हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजना यादव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें हम पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। लास्ट क्लास में हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा था कि मिनरल्स क्या होता है। ठीक है, आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम बेसिकली एनर्जी रिसोर्सेज, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होते हैं और इनका कंजर्वेशन क्यों जरूरी है एनर्जी रिसोर्सेस का, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम जानते हैं कि एनर्जी रिसोर्सेस होते क्या हैं। ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेस क्या होते हैं, प्लस आपके एनर्जी रिसोर्सेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला आपका कन्वेंशनल रिसोर्सेस और दूसरा आता है आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस के बारे में। ठीक है, तो अब देखो नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल क्या होता है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आते हैं वुड, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, जैसे कि आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज क्या होती हैं, जो कि सोलर पावर्स होती हैं, विंड पावर्स होती हैं, जियोथर्मल एनर्जी होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, और वो एनर्जी जो हम किससे निकालते हैं, हम ओशियन से मिलती है हमें, या फिर बायोमास से निकलते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ एनर्जीज। ठीक है, तो हम इनको बेसिकली वन बाय वन अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका व्हाट इज एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक, एनर्जी रिसोर्सेज क्या है। एनर्जी रिसोर्सेज आर ऑल फॉर्म ऑफ फ्यूल दैट वी यूज इन मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज वो है जिसको हम क्या करते हैं, मतलब एक फ्यूल की तरह है। आप वो एनर्जी मत सोच लेना कि आपने खाना खाया और आपको खाना खाने से एनर्जी आ गई, वो एनर्जी नहीं है। एनर्जी इज द टाइप ऑफ सोर्स, ये टाइप ऑफ फ्यूल जिसको हम आज के टाइम में यूज करते हैं, लाइक पेट्रोलियम, ठीक है, एलपीजी गैस और सीएनजी। ठीक है, सपोज करो कि आप क्या करते हो, आजकल फोन्स बहुत यूज करते हो। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी तो आप क्या करोगे, जब तक फोन होगा आपके हाथ में, जब तक उसमें चार्जर है, जब तक उसकी बैटरी है, तब तक आप उसको यूज कर पाओगे, राइट। जैसे ही उसकी एनर्जी, उसकी बैटरी डाउन हो जाएगी, आप उसको चला सकते हो, नहीं चला सकते, राइट। तो उसी तरह से क्या है कि दिस इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, राइट। आपके पास बाइक है, आपके पास बाइक है, आप बाइक तब तक यूज कर सकते हो जब तक उसके अंदर पेट्रोल है, राइट। अगर उसका पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो आप उसको चला सकते हो, आप कहीं आ जा सकते हो उससे, नहीं। तो इट्स अ टाइप ऑफ, इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये भी क्या है, एक एनर्जी का सोर्स है जिसको हम आज के मॉडर्न टाइम में यूज करते हैं। ठीक है, और इस एनर्जी रिसोर्सेस को, इस एनर्जी सोर्सेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है कन्वेंशनल सोर्स। क्या आता है आपका कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल सोर्स क्या होता है, इट इंक्लूड्स फायरवुड्स, कैटल डंग केक्स, कोल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब कन्वेंशनल सोर्सेज होते क्या हैं, इसको ऐसे समझो कि जो हम कब यूज करते थे, अपने पुराने जमाने में, पुराने टाइम पीरियड में यूज करते थे, उसको बोला जाता है कन्वेंशनल सोर्सेस, राइट। जिसके अंदर क्या आते हैं, आपके फायरवुड्स आते हैं, लकड़ियां, लकड़ियां काटी, लकड़ियों को जलाया और उनसे उनका इस्तेमाल किया। कैटल डंग्स हो गए आपके, जैसे कि गोबर के उपले, राइट। कोल हो गया आपका कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोल हो गया, केरोसिन ऑयल, लाइक नेचुरल गैस जो हम यूज कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये सारी क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी कन्वेंशनल सोर्सेस, राइट। उसके बाद आपका आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स, जो कि मॉडर्न टाइम पे आप यूज कर रहे हो, आज के टाइम पे आप यूज कर रहे हो, जो आपकी न्यू जनरेशन, जो आपने न्यू फॉर्मेशन किया है वो, जैसे इट इंक्लूड्स सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, जिसको हमने क्या एक साइंटिफिक तरीके से क्या किया है, फॉर्म किया है, उसको बोला जाता है नॉन कन्वेंशनल, यानी कि जो आज के टाइम पीरियड पे हम यूज कर रहे हैं। इसको एक चीज और भी समझो कि जो कन्वेंशनल होता है वो क्या है, वो नॉन रिन्यूएबल है। इसको भी हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, जैसे कि कन्वेंशनल इट्स अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, राइट। आप पिक्चर में देखिए, यहाँ पे इमेज में, नॉन रिन्यूएबल वो होता है सोर्स जिसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते एक बार खत्म होने के बाद। जैसे आप कोल है,
ठीक है, कोयला आप लेकर आए हो, आपने उसको जलाया, जलाने के बाद आप उसको दोबारा यूज कर सकते हो? नहीं। ठीक है, वो एक बार यूज करने के बाद खत्म। ठीक है, उसी तरह से ऑयल है, ऑयल है, आपने ऑयल लिया, आपने मान लो गाड़ी में पेट्रोल डलवाया या ऑयल डलवाया, या किसी भी चीज में, जैसे होता था ना पहले छोटे छोटे से दिए जलाए जाते थे ऑयल डाल करके। ठीक है, आप सपोज करो आपने तेल दिया लिया है छोटा सा मिट्टी का, आपने उसके अंदर तेल डाला, ठीक, उसके अंदर तेल डाला, उसको जलाया, तो वो कब तक जलेगा? जब तक उसके अंदर तेल है। ठीक है, जब तक उसके अंदर ऑयल है वो तब तक जलेगा, उसके बाद वो खत्म। आप उसको दोबारा से जला सकते हो? नहीं, एक बार ऑयल खत्म हो गया तो आप उसको दोबारा से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, राइट? उसी तरह से गैस है, गैस जब तक है तब तक आप यूज कर सकते हो, आप दोबारा गैस नहीं जनरेट कर सकते। स्टोन्स है, आप स्टोन्स को एक बार अगर पत्थर टूट गया, आप उसको दोबारा बना सकते हो? दोबारा बनाने के लिए आपको लाखों साल लग जाएंगे। ठीक है, एक छोटे से पत्थर का, एक छोटे से स्टोन का, ये इन सारी चीजों का फॉर्मेशन होने में लाखों साल लगते हैं, इतनी जल्दी नहीं फॉर्म हो जाता इसका। दिस इज दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, और जो रिन्यूएबल होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, दोबारा से जनरेट कर सकते हैं, दोबारा से फॉर्म कर सकते हैं, वो कहलाते हैं आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसको हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, जो हम आज के टाइम पीरियड पे यूज करते हैं, जैसे कि आपकी क्या, सोलर एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, और क्या हो गई आपकी बायोमास एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या है आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जिसको आप रिन्यू कर सकते हो, दोबारा से इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ये खत्म नहीं होंगे। नॉन रिन्यूएबल का ज्यादा यूज करके आप उसको एकदम खत्म कर देंगे और आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, समझ में आया? अब इसको आगे हम पढ़ते हैं अच्छे से कि नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल होता क्या है। सबसे पहले आता है हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कोल के बारे में पढ़ेंगे। कोल सब जानते हैं, कोल को सबने देखा हुआ है, आप इमेज में देख सकते हैं, ये क्या है, ये कोल है। ठीक है, इसका यूज करते हैं सब लोग, आज भी यूज होता है। और देखो ये क्या है, इसकी क्या हो रही है, माइनिंग की जा रही है। देखो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये लोग हैं सारे के सारे क्या, कोल की माइनिंग में लगे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद इसको निकाला जाता है इस तरीके से, इसमें से अच्छा कोयला कौन सा है, खराब कौन सा है, कौन सा बेस्ट क्वालिटी का है, ये सारी चीजें फिर इसमें से छाटी जाती है एक इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए। ठीक है, अब कोल बना कैसे? ठीक है, इट इज द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल। ये किससे बनता है? आपके फॉसिल फ्यूल से बनता है। कैसे? अब सोचो, लाखों साल पहले कोई पेड़ था, ठीक है, वो पेड़ था जमीन के ऊपर, उसके बाद क्या हुआ, वो नीचे गिर गया। ठीक है, वो पेड़ क्या है, गिर गया। अब वो गिर गया तो वो धीरे 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 क्या हो गया, जमीन के अंदर धंसता चला गया, उसके ऊपर फिर अर्थ की दूसरी लेयर आ गई, तीसरी लेयर आ गई, चौथी लेयर आ गई। तो इस तरह से बाय वन, ऐसे करके वन बाय वन जो अर्थ है उसकी लेयर जब उस पर आती रहती है, चढ़ती रहती है, एक के ऊपर एक परत जब आती रहती है, तो वो क्या चला जाएगा, नीचे धंसता चला जाता है। तो जैसे ही वो नीचे धंसता चला जाता है, तो जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपके फॉसिल फ्यूल में। तो जो वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गया, बरिड बन गया वो बिल्कुल ही, तो वो किसका निर्माण हो गया, वो क्या बन गया, वो किस चीज का फॉर्मेशन कर लिया इसने, कोल का। कोल का। और ये क्या है, ये आपका कच्चा कोयला है, ये आपका कच्चा कोयला के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन टू सप्लाई एनर्जी टू द इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड्स। ठीक है, इसका यूज किस लिए किया जाता है, आपका पावर जनरेशन के लिए यूज किया जाता है, एनर्जी की सप्लाई के लिए इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, और साथ ही साथ हम इसको अपने घर के काम डोमेस्टिक नीड्स में भी यूज करते हैं। ठीक है, आप देखते हैं ना, रोस्टेड वगैरह बनाना होता है या कोई चीज भुननी होती है, तो वो उसका किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपका कोल्स का करते हैं। और आज भी जो आप देखते होंगे, जो धोबी हैं, आप कपड़े देने जाते हैं तो उनके पास हैवी वाली जो आयरन होती है, उसके अंदर क्या डलता है, ये चारकोल्स डलते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया में यूज किया जाता है, हम इसको डोमेस्टिक नीड्स में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो अब क्या आपको समझ में आ गया कि कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ? ठीक है, ये किस लिए यूज होता है, पावर जनरेशन के लिए, एनर्जी के सप्लाई के लिए यूज होता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज में और डोमेस्टिक नीड्स में। ठीक, अब आता है कि टाइप ऑफ कोल्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आता है एक लिग्नाइट।
ठीक है। जो लिग्नाइट कोल होता है ये क्या होता है, बहुत ही लो ग्रेड होता है और कौन से कलर का होता है, आपके ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, सबसे लो ग्रेड कौन सा है, लिग्नाइट कोल हो गया। ठीक है, ये बहुत ही लो ग्रेड का होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि अब जो कोल है, ठीक है, अब ये कहाँ पे मिला, आपके क्रस्ट में तो था नहीं, कोर में गया। ठीक है, तो अब जब इसकी माइनिंग होगी तो जो जितना ज्यादा नीचे से कोयला मिलता है वो उतने ज्यादा हाई क्वालिटी का होता है, उसमें मॉइस्चर नहीं होता, क्योंकि वो बिल्कुल नीचे से मिला है। और नीचे क्या है, अर्थ के लावा। ठीक है, लावा है, वो ऑलरेडी इतना गर्म है नीचे, तो उसकी वजह से इसमें मॉइस्चर नहीं आता है। ठीक है, तो क्या होता है कि लिग्नाइट क्या है, एक लो ग्रेड ब्राउन कलर का कोल है। ठीक है, विच इज सॉफ्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट। क्या है, ये बहुत ही सॉफ्ट है और कैसा है, इसमें मॉइस्चर मिलता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो अच्छा कोयला है वो होता है आपका एंथ्रासाइट। लेकिन सबसे देखो, लिग्नाइट है, लिग्नाइट के बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका कोल दैट हैज बीन बरीड डीप, coal that has been buried deep and subjected to increased temperature is bituminous coal। ठीक है, तो जो bituminous coal है वो तीसरे नंबर का आपका कोयला है, जो कैसा है, नॉर्मल टाइप का हो गया। ठीक है, इतना ज्यादा खराब है ना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये कहाँ से मिला है, आपका बहुत ही अंदर से मिला है। जो आपकी अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, वो काफी अच्छा अंदर से मिला है, बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर। अब अगर इसमें टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा तो इसका क्या होगा, कोयला के अंदर मॉइस्चर तो होगा नहीं, तो ये क्या है, ये भी कैसा है, अच्छे टाइप का कोयला हो गया आपका। दिस इज कॉल्ड द बिटुमिनस कॉइल। ठीक है, तो इसको कहाँ पे यूज होता है, ये भी ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज में यूज किया जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्वालिटी का जो कोल है वो कौन सा है, तो वो है आपका एंथ्रासाइट। वो है आपका एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। ये बहुत कैसा हार्ड कोल होता है। ठीक है, ये कैसा है, हार्ड होता है, इसके अंदर सॉफ्टनेस नहीं पाई जाती, ना ही कोई मॉइस्चर पाया जाता है, क्योंकि ये अर्थ की सबसे ज्यादा कैसी इनर जो सरफेस है वहां से मिलता है। ठीक है, तो हाईएस्ट क्वालिटी का जो कोल है वो कौन सा हो गया, आपका एंथ्रासाइट हो गया। ठीक है, अब कोल की जो माइनिंग है, कोल जो है हमारे यहाँ पे कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इंडिया में कोल आपके पाया जाता है झरिया में, रानीगंज में और बोकारो में। ये तीन क्या है, इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं। तीन क्या है, इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं। ठीक है, एक चीज और समझिए कि जितनी भी इंडस्ट्रीज होगी ना, वो सारी की सारी कहाँ पे मिलेंगी, जहां पे आपकी कोल माइनिंग है, जहां पे आपकी कोल माइनिंग है, क्योंकि कोल जो है बहुत ही बल्की होता है। ठीक है, बल्की लेवल पे यूज किया जाता है, तो एक तो उसकी माइनिंग में खर्चा लगता है, दूसरा आपने उसको निकाला उसके बाद उसके ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा आएगा। तो इतनी ज्यादा चीजें क्या है कि मैनेज नहीं होती हैं। ठीक है, कि हर चीज का अब आप जो है, आप इंडस्ट्री कर रहे हो तो सारी चीजों का खर्चा बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है। तो इसीलिए क्या की जाती है, जो ये बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं, ये कहाँ पे, कोल माइंस के पास जो है वहीं पे क्या होती है, एस्टेब्लिश होती है, वहीं पे रहती हैं, जिससे इनको ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके, फायदा मिल सके। ठीक है, तो समझ में आ गया कोल का, ये क्या है, कन्वेंशनल है, ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका पेट्रोलियम। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है, दूसरा नॉन कन्वेंशनल नहीं, कन्वेंशनल रिसोर्सेज है। ठीक है, अब देखो पेट्रोलियम कैसे निकाला जाता है, इट प्रोवाइड फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटनिंग। ठीक है, ये किस लिए यूज होता है, आपकी लाइटनिंग और हीट्स के लिए यूज होता है, प्रोवाइड कराई जाती है इससे। फिर क्या है आपका, लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी एंड रॉ मटेरियल्स फॉर अ नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, क्या होता है आपका, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। पेट्रोलियम का जो इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रोवाइड कराती है पेट्रोलियम, वो क्या कराती है आपको, हीट लाइटिंग प्रोवाइड कराई जाती है, लुब्रिकेंट्स प्रोवाइड कराता है मशीनरी के लिए और रॉ मटेरियल्स के लिए। तो इसका ज्यादा से ज्यादा जो यूज होता है आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में होता है। ठीक है, सो पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज अ नोडल इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये काफी किसी नोडल का मतलब क्या होता है, बहुत ही हाईएस्ट लेवल पर रहता है। ठीक है, पेट्रोलियम जो इंडस्ट्रीज होती है, रिफाइनरीज होती है, काफी हायर लेवल पर होती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा चीजों में किया जाता है। ठीक है, जैसे कि सिंथेटिक टेक्सटाइल के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए, राइट, मतलब जो आपके नायलॉन वगैरह के कपड़े बनते हैं तो उसमें पेट्रोलियम का यूज किया जाता है। तो काफी सारी जगहों पे पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया जाता है, दैट्स व्हाई ये क्या है, एक नोडल इंडस्ट्री के रूप में ये काम करती है। अब इंडिया में कहाँ कहाँ पर है आप, कि ये जो पेट्रोलियम है आपका, मुंबई हाई,
यहाँ से पेट्रोलियम निकलता है। फिर दूसरा, गुजरात एंड असम आर मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज इन इंडिया। तो ये 3 जगह है जहां से क्या निकलता है आपका, पेट्रोलियम का प्रोडक्शन किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिफाइनरीज हैं, और ये इमेज में देख सकते होंगे, ये पेट्रोलियम क्या कर रहा है, पेट्रोलियम निकाल रहा है। ठीक है, पेट्रोलियम निकाल रहा है। क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल से क्या निकाला जाता है आपका, पेट्रोलियम निकाला जाता है। उससे क्या नेचुरल गैसेस निकाली जाती है, काफी सारी चीजें निकलती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट्रोलियम ऐसे ही निकल गया, आपने तो गाड़ी में पेट्रोल डलवाया उसके बाद आपने उड़ा के खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अर्थ से जो निकलता है ना, तो ये क्रूड ऑयल निकलता है। क्रूड ऑयल निकलने के बाद इसको पेट्रोल में जो है कन्वर्ट किया जाता है, उसमें से गैसेस निकलती हैं, बहुत सारी चीजें निकलती हैं। दैट्स व्हाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरह की इंडस्ट्रीज होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है उसके बाद आपकी क्या है, नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस इज एन इंपॉर्टेंट, नेचुरल गैस इज एन इंपॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्सेस। क्या है ये, क्लीन एनर्जी रिसोर्सेस है। इट इज कंसिडर्ड एज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल। आप जानते ही हैं कि जो नेचुरल गैस है वो क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है, इको फ्रेंडली माना जाता है इसको। और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, द पावर एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज आर द की यूजर्स ऑफ नेचुरल गैस। जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज होती है उसके लिए यूज किया जाता है इसको। ये भी कैसे, पेट्रोलियम से ही निकलता है। पेट्रोलियम से आपकी एक क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल से क्या निकलेगा आपका, एक तरफ वो पेट्रोल निकालेंगे, दूसरी तरफ आपकी क्या निकलेगी, नेचुरल गैसेस जो है वो निकाली जाती हैं। उसके बाद आपका आता है, इस नेचुरल गैस से क्या बनता है आपका, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको सीएनजी बोलते हैं, इज यूज्ड इन अ व्हीकल्स टू रिप्लेस लिक्विड फ्यूल्स। क्या होता है आपका, रिप्लेस्ड लिक्विड फ्यूल्स। ठीक है, जितने भी ये लिक्विड फ्यूल्स होते हैं वो क्या कर रही हैं, उसको रिप्लेस कर रही हैं, जस्ट बिकॉज ये क्या है, इको फ्रेंडली है। इससे क्या होता है, जो आप व्हीकल यूज करते हो उससे जो धुआं निकलता है उससे क्या होगा, एनवायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसका जो लार्ज रिजर्व है, लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड इन कृष्णा गोदावरी बेसिन। कहां पर है इंडिया में आपका, कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है बेसिकली वहां पर है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका पहले प्रोडक्शन होता है, फिर ट्रांसमिशन होता है, और उसके बाद क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। आपको इस चीज में दिखाई दे रहा होगा कि कैसे होगा। ठीक है, ऑयल गैस आ गई, ऑयल और गैस आया। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, ऑयल गैस निकाला, एक तरफ ऑयल गया, दूसरी तरफ गैस आई, यहाँ पे इसका सेपरेशन हुआ, ऑयल का इधर हो गया, वाटर का इधर हो गया, इन दोनों को आपस में क्या किया, अलग किया इस टरबाइन में जाकर के। तो यहाँ से क्या, गैस प्रोसेसिंग का प्लांट लगाया, यहाँ पे गैस प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, जितने रिमूव प्रोडक्ट हैं उसको किया, जो भी नॉन हाइड्रोकार्बन गैसेज है उसको निकाला। बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है कि ऑयल है तो उस ऑयल से सिर्फ आपने ऑयल पेट्रोल बना दिया, गैसेस भी रिलीज हो रही है, तो उन सब चीजों को अलग अलग किया जा रहा है। तो ये जितना भी कंप्रेशन स्टेशन है, ठीक है, यहाँ से फिर वो आगे बढ़ रहा है, उसको कैसे नेचुरल गैस कंपनी में उसको लेकर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर वो एलएनजी स्टोरेज हो रहा है, फिर यहाँ से कहाँ पे देखो, ये घर में जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है, और ये फिर आप कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से उसका बहुत ज्यादा, और ये क्या बनाया जाता है, देखो अब गैस है, गैस है, आपने अभी देखा होगा कि आपकी गैस की पाइपलाइन यूज हुई है, तो ये कहाँ पे गैस की पाइपलाइन, सड़क पे तो हम डाल नहीं सकते ना डायरेक्टली। तो ये जो गैस की पाइपलाइन होती है, इसका स्टोरेज कहाँ होता है, अंडरग्राउंड होता है। अंडरग्राउंड पाइपलाइंस बनाई जाती हैं, और उससे क्या किया जाता है, सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है नेचुरल गैसेस का। ठीक है, समझ में आ गया ये प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तीसरा क्या कन्वेंशनल सोर्स है आपका, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, आप जो ये इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो ये कहाँ से आ रहे हैं, आपको तो समझ में आ गया कि हाँ, तारे डाल दी, तारे बिछा दी यहाँ से वहां तक और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, है ना, या फिर वो पोल्स लगा दिए तो उससे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप से जनरेट होती है, एक होती है आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है आपकी थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो का मतलब ही होता है पावर, क्या, वाटर, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, और थर्मल का मतलब हो गया आपका, जो आप अर्थ से, जमीन से जो बिजली पैदा कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, उसको थर्मल बोला जाता है। ठीक है, सो
by running water which drives hydro turbines to generate hydroelectricity। ठीक है, जो ये टर्बाइंस है, ठीक है, टर्बाइंस के थ्रू अब जो वाटर रिजर्वेयर्स होते हैं, ठीक है, आपने अचानक से क्या वाटर छोड़ दिया, वाटर छोड़ा, ठीक है, वाटर छोड़ने के बाद उन टरबाइन पे जाकर के उसका प्रेशर पड़ता है और वो टरबाइन क्या करने लगती है, घूमने लगती हैं। तो जब वो टरबाइन घूमती है वाटर के प्रेशर से, तो उससे क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, एक पावर जनरेट होता है, वो धीरे धीरे करके क्या आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वहां से आपको क्या इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्या है, रिन्यूएबल है, आप इसको रिन्यू कर सकते हो, पानी तो खत्म होगा नहीं। ठीक है, तो पानी की सोर्स से आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो। इंडिया हैज अ नंबर ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लाइक, इंडिया के पास क्या है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बन रहे हैं वाटर रिजर्वेयर के लिए। ठीक है, जिनसे वो क्या करती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। आपने देखे होंगे, नाम भी सुने होंगे कि बहुत बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वो बांध किस लिए बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्या आपका भांगड़ा नांगल बांध, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ठीक है, द कोपली हाइडल प्रोजेक्ट्स। तो ये क्या है, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, ये कुछ बांध है जिनपे क्या बना हुआ है आपका, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स बने हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सेकंड आपका है थर्मल पावर। थर्मल पावर क्या है, थर्मल पावर से होता है कि बाय बर्निंग अदर फ्यूल्स such as coal, petroleum and the natural gas to drive turbines to produce thermal power। ठीक है, अब क्या है, जमीन के अंदर से आपको एनर्जी निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, कोयले को जलाएंगे, पेट्रोलियम को जलाएंगे, नेचुरल गैसेस को जलाएंगे, तो उससे जो हीट जनरेट होती है, उससे जब हीट जनरेट होती है तो जो टर्बाइंस होती है वो क्या करती है, रोटेट होती हैं। तो वो रोटेट होने के बाद जो उससे पावर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उससे क्या आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर में यूज किया जाता है। इट यूज नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थर्मल पावर एनर्जी बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करते हैं। उनको यूज करके हम क्या बनाते हैं, आपकी थर्मल पावर एनर्जी बनाते हैं। मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, आपको उसमें अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले आप देखो, ये क्या है, हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम है। ठीक है, आपने यहाँ पे एक ये रिजर्वेयर लिया, ठीक है, बांध बनाया है इस तरीके का। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, मेन होल है, ये क्या है आपका डोर है। ठीक है, आपके पास इसका क्या है, सपोर्ट है कि आपके पास है कि आपने इसको ओपन किया, क्लोज किया, आपके पास है। ठीक है, आप जब चाहें आपको पावर जनरेट करना है तो आप क्या करेंगे, इस गेट को खोल देंगे, इस डोर को ओपन करेंगे, तो वो सारा का सारा वाटर जो है यहाँ पर आएगा, यहाँ से अंदर आएगा, इस होल से अंदर आएगा। आपने यहाँ पे क्या करा हुआ है, टरबाइन लगाई हुई है, टरबाइन लगाई हुई है। जैसे ही वाटर का प्रेशर इसमें पड़ता है तो ये क्या है, टरबाइन रोटेट होने लगती है। टरबाइन क्या होती है, रोटेट होने लगती है। तो जैसे ही टरबाइन घूमती है तो उससे क्या होता है, वाटर वो जैसे ही क्या हुआ, टरबाइन घूमी, रोटेट हुई, तो क्या हो गया, इसमें प्रेशर पड़ा, प्रेशर पड़ने से जो पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो यहाँ पे जाकर के क्या करती है, पावर लाइन से कनेक्ट है। यहाँ से आपकी हीट जनरेट हो रही है, यहाँ से फिर ये यहाँ पे गई, तो यहाँ पे क्या आ गया, सप्लाई, क्या हो गया, पावर सप्लाई आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है। उसके बाद अगर आप इसको बंद कर देते हैं, इसके बाद जब आप इसको बंद कर देते हैं, जब बंद करने के बाद भी जो रिवर का वाटर है, ठीक है, बाहर निकलता है, जब बाहर निकलेगा तो भी प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ने के बाद भी क्या है, फिर वो टरबाइन रोटेट हो रही है। जैसे ही टरबाइन पे प्रेशर पड़ता है, हीट निकलती है, तो उसके बाद क्या होता है, पावर जनरेट हो जाती है। तो इस तरह से क्या यूज हो रहा है आपका, अब पानी से, हाइड्रो से क्या बना रहे हो आप, क्या बना रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद सेम प्रोसेस आपका थर्मल पावर में है। टरबाइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी पावर जनरेशन में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। ठीक है, सपोज करो आप यहाँ पे देखो कि आपने यहाँ पे क्या बना रखा है, आपने यहाँ पे टावर बना रखा है, यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, नीचे कोयला डाला हुआ है, कोल्स डाल दिए, पेट्रोलियम डाल दिया, या कोई भी गैस डाल दी, तो उससे क्या निकल रहा है, यहाँ पे धुआं निकल रहा है, राइट, उससे क्या निकल रहा है, आपका धुआं निकल रहा है। ठीक इसी तरह से आप यहाँ पे देखो, ये हो रहा है, यहाँ पे क्या है, ये स्टीम बॉयलर है, यहाँ पे स्टीम बॉयलर हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो रहा है, ये देखो यहाँ से। ठीक है, इसके बाद दूसरा आपका आ गया ये कंबंशन टरबाइन, टरबाइन घूमती है कैसे, अब देखो आपने क्या किया, कोल जलाया, कोल जलाया, कोल जलाने के बाद जैसे ही उसमें आग हुई, ठीक है, हीट आई, हीट आने से प्रेशर पड़ा,
प्रेशर पड़ने से क्या, वो टरबाइन रोटेट होने लग गई। ठीक, टरबाइन रोटेट हुई, टरबाइन रोटेट होते ही क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ से फिर वो पावर जनरेट होते 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 यहाँ आती है, यहाँ से आने के बाद फिर वो क्या सप्लाई हो करके कहाँ जाती है आपकी, ये इधर यहाँ पे आया, यहाँ से फिर ये इसमें आई, आपके मेन जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स होते हैं वहां पे आया, वहां से आने के बाद ये आपके घर तक पहुंचती है। समझ गए? इस तरीके से क्या होता है आपका, ये टरबाइन्स जैसे ही घूमती हैं, जैसे ही टरबाइन्स घूमती हैं वैसे ही क्या होता है आपका पावर फॉर्मेशन होता है, हीट जनरेट होती है, हीट जनरेशन से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और उसके बाद वो फिर आगे बढ़ करके क्या होता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो समझ में आ गया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल पावर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं आपका कि कोल फील्ड्स, कोल माइन और ये कहां पर है। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि जो कोल फील्ड्स हैं ये कहां पर आएंगी, आपकी इस एरिया में आ गई। ठीक है, इस एरिया में आ गई, ये देखो, ये कोरबा छत्तीसगढ़, ये सारी झरिया, अभी हमने पढ़ा था ना कोल माइंस कहाँ कहां पर है, आपकी सिंगरौली में हो गई, कोरबा में हो गई, तलचर में हो गई, सिंगरैनी में हो गई, नैवेली में हो गई। तो ये क्या है, आपकी सारी की सारी कोल माइंस हैं। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी कोल माइंस हैं। अब आपकी जो ऑयल फील्ड्स है, ऑयल फील्ड्स कहाँ हो गई, मुंबई हाई अभी हमने पढ़ा था, बसीन में है, कलोल में हो गई आपकी ऑयल माइंस। तो ये सारी जगहें क्या है आपकी ऑयल माइंस हो गई आपकी। और सबसे ज्यादा जो नेचुरल गैस जो प्रोड्यूस करती है वो कौन सी कंपनी करती है, आपकी एचवीजे नेचुरल गैस पाइपलाइन। एचवीजे नेचुरल गैस पाइपलाइन ये कंपनी है जो क्या बनाती है, आपकी नेचुरल गैस बनाती है। ठीक है, तो इसको याद रखोगे, इसको याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका, अभी हमने क्या पढ़ा, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पढ़ लिया। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, आपका नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल में क्या क्या है, द रिन्यूएबल energy sources like solar energy, wind energy, tide energy, biomass and energy from waste material are called non-conventional energy sources। तो ये वो energies हैं जिनको हम क्या करते हैं, waste material से क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं अपने एनर्जी रिसोर्सेज में। ठीक है, जो आपके मटेरियल्स वेस्ट हो चुके हैं उससे हम क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। कब, मॉडर्न पीरियड में। तो जो मॉडर्न पीरियड में एनर्जी रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दे आर कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, कौन कौन से टाइप के हैं आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आपकी सोलर एनर्जी है। आपने देखा होगा आजकल सोलर लाइट्स का, सोलर एनर्जी का इतना यूज हो रहा है कि हर जगह पे कौन सी एनर्जी यूज हो रही है, आपकी सोलर लाइट्स। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। फिर दूसरी आपकी विंड एनर्जी हो गई, हाइड्रो एनर्जी हो गई, जियोथर्मल एनर्जी, बायोफ्यूल एंड बायोगैस एनर्जी। दीज आर नोन एज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। आपने देखा होगा कि आजकल हम लोग, इंडिया जो है न्यूक्लियर पावर पे बहुत ज्यादा ही ध्यान दे रहा है। ठीक है, तो क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी भी क्या है, एक सोर्स है किसका, हमारी एनर्जी का। तो न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री में कि जब आपके एटम्स का फिजन और फ्यूजन होता है तो इससे एक नई इलेक्ट्रिसिटी, एक नई एनर्जी जनरेट होती है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी, राइट। तो उसका हम यूज करते हैं कैसे, यूरेनियम और थोरियम से। जब इन दोनों का हम आपस में यूज करते हैं तो जो हमारी तीसरी एनर्जी जनरेट होती है वो हमारी एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर कहलाती है। ठीक है, हमारे पास इसके बहुत ज्यादा सोर्सेज हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, एज अ एनर्जी रिसोर्सेज की तरह। उसके बाद आपकी जो दूसरी एनर्जी आ रही है वो आ रही है आपकी सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी भी कैसे प्रोड्यूस की जाती है, आपकी बाय द सनलाइट। फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। कैसे, आप देख सकते हैं कि ये क्या है, सोलर शीट है। सोलर शीट के अंदर ही क्या लगी होती है, जो प्लेट होती है ये होती है आपकी फोटोवोल्टिक। ठीक है, फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी जो है वो इसके अंदर यूज की जाती है, फोटोवोल्टिक होती है ये शीट। इसके अंदर डायरेक्टली सन की सनरेज पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, उससे जो हीट जनरेट होती है, उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या करती है शीट, उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी में। ये जो फोटोवोल्टिक जो शीट है, ये सन की रेज जैसी ही इसमें पड़ती है तो इससे क्या होता है आपकी ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। और ये
इंपॉर्टेंट है आपकी कैसे आपकी डे लाइटनिंग में आ जाता है, आप इसको पैसिव सोलर हीटिंग बन जाता है ये आपका, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर थर्मल आजकल देख रहे हो यहाँ पे ऐसे नीचे लगा दिए जाते हैं। फिर ये फोटोवोल्टिक पीवी, पीवी मतलब फोटोवोल्टिक शीट्स होती है, उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा ही यूज हो रहा है सोलर एनर्जी का, इस शीट्स का, घरों में, पार्क्स में, इवन स्ट्रीट लाइट्स में, सब में जो है ये सोलर शीट्स लगी हुई हैं, इनका ज्यादा से ज्यादा यूसेज किया जा रहा है, बिकॉज ये बहुत ही क्या है आपकी रीजनेबल रहती है, ठीक है। कंज्यूमिंग इसकी अच्छी खासी होती है, तो ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है मॉडर्नाइजेशन के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपकी इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से आप यूज करेंगे, ठीक है। और सन कभी खत्म नहीं होगा, सन की रेस कभी नहीं खत्म होगी, हम तो फिर भी खत्म हो जाएंगे लेकिन सोलर एनर्जी तब भी रहेगी, राइट। तो इसका इसलिए प्रोडक्शन किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि आप देखो यहाँ पे कि ये जो न्यूक्लियर पावर है और थर्मल पावर है कहाँ कहाँ पर है। देखो न्यूक्लियर कहाँ पे आपकी नौरौरा, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट आपके नौरौरा में है, आपका कहाँ पे काकरापारा में है, तारापुर में है, ठीक है, कैगा में है, कलपक्कम में है, ठीक है। तो और ये रावत भाटा, ठीक है। तो ये जो है आपकी कितनी 5 इंपॉर्टेंट जगह है इंडिया में जो क्या है यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। और आपके थर्मल पावर प्लांट्स तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। दिल्ली, फरीदाबाद, पनखी, परिचा, सिंगरौली, रिहंद, अमरकंटक, सतपुड़ा, कोरबा, ये सारी, चंद्रपुर, तलचर, बरौनी, है ना, साबरमती आश्रम में, ये गुजरात के पास, ये सारा का सारा, ये सारी जगह, उकई, ठीक है, भुसावल, नासिक, यूरान, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो जगहें हैं ये क्या है आपकी थर्मल पावर है यहाँ पे। लेकिन जो आपके पांच इंपॉर्टेंट जो न्यूक्लियर पावर है वो क्या है, पावर प्लांट आपके नरौरा है, रावत भाटा है, कलपक्कम है, ठीक है, काकरापारा है, कैगा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है विंड पावर, ठीक है। अब विंड से आप कैसे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, आपको पता है कि गांव मतलब जहां पे भी बहुत ज्यादा ऐसा सरफेस एरिया खुला होता है, वहां पे एक हल्की सी भी हवा लग रही होती है तो वो भी बहुत ज्यादा, है ना। आपने सुना ही होगा कि हवा से शोर बहुत होता है, अभी यहाँ पे भी हवा चलती है बट इतना शोर नहीं पता चलता है, लेकिन आप अगर खुले मैदान में चले जाएंगे और वहां पे जो हवा का जो शोर है ना वो बहुत ज्यादा ही होता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि गाँव में मकान दूर 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 बने होते हैं, तो कई बार जब बहुत तेजी से हवा चलती है तो क्या होता है, जो शीट्स होती हैं वो चादर सी डली होती है ना उसकी, सीमेंट की या उसकी प्लास्टिक वाली होती है आपकी, है ना, एल्यूमिनियम की, इस तरह की जो हल्की शीट्स होती है वो उड़ जाती हैं कई बार, इतनी पावरफुल जो है विंड चलती है, हवा चलती है। तो उसी तरह से जो विंड एनर्जी है आप देख सकते होंगे इवेंट में, इसको इसको बोलते हैं पवन चक्की। इस तरह से पोल होता है, पोल में ये तीन क्या होते हैं, तीन आपके फैंस होते हैं, और जैसी ही हवा चलती है तो ये क्या होता है, रोटेट होने लगता है, ये टर्बाइंस भी क्या होने लगती है, ये जो फैंस होती है ये रोटेट होते रहते हैं। तो इस रोटेशन से क्या होता है आपकी जो एनर्जी रिलीज होती है उससे भी क्या होता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जैसे कि विंड एनर्जी और पावर इज द यूज ऑफ विंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इससे क्या होता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। विंड टर्बाइंस आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस, ठीक है। ये जो टर्बाइंस है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ही यूज की जाती है। द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु फ्रॉम नागरकोइल टू मदुरई। कहाँ पे है ये आपका इंडिया में सबसे ज्यादा बड़ा विंड फार्म जो है आपका कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कहाँ पे, नागरकोइल से लेकर के मदुरई तक, नागरकोइल से लेकर के आपकी मदुरई तक आपको ये पूरा विंड फार्म जो है क्लस्टर आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हो आप इमेज में कि यहाँ पे दूर 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 तक ही क्या है टर्बाइंस इस तरह की लगी हुई है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो जैसे ही विंड जो हवा चलकर आती है एक साथ, ठीक है, तो वैसे ही क्या है ये टर्बाइंस रोटेट होने लगते हैं, ये फैन चलने लगते हैं। तो जैसे ही ये फैन चलने लगते हैं इन पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है, तो इससे पावर जो जनरेट होती है उससे क्या होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होने लगती है, ठीक है। तो इसका भी इस्तेमाल हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है नेक्स्ट बायोगैस। बायोगैस बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही सस्ता और बहुत ही इफेक्टिव है, जिसको हम बोलते हैं, देखो बायोगैस इज अ टाइप ऑफ बायोफ्यूल that is naturally produced from the decomposition of the organic waste। हम क्या करते हैं
जो भी हमारा वेस्ट होता है, एनिमल का वेस्ट होता है, या जो भी सारा ये जो डिकम्पोज करते हैं जब हम इसको, तो ये जितने भी वेस्टेज चीजें होती है उससे हम क्या करते हैं, एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्या हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उससे भी क्या मिलती है हमें, एक एनर्जी सोर्सेस मिलता है। जैसे कि बायोगैस इज द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ केटल डंग, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ मैन्योर। ठीक है, तो ये केटल डंग जितने भी होते हैं ना, आप देखते हो कि फूड वेस्ट हुआ, सारी चीजें हुई, उसके बाद जब हमने इसको डिकम्पोज किया तो उससे क्या निकलती है, जो गैस निकलती है, मीथेन निकलती है। तो जब मीथेन निकलता है तो उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग फर्टिलाइजर में यूज कर देते हैं, या है ना, बहुत सारी चीजों में। आप पहले तो आप देख सकते होंगे गाँव गाँव में क्या होता था कि ये जितने भी ये कैटल डंग्स होते थे, बायोगैस का अलग से एक वो मिलता है। ठीक है, तो उसके अंदर वो बायोगैस, ये कैटल डंग्स डाले और फिर उसको हम एज अ कुक के उसमें फॉर्म में इस्तेमाल करने लग गए। ठीक है, तो ये क्या है, इससे क्या हो गया, एक क्वालिटी मैन्योर हो गई। इससे क्या होगा, आपकी एक क्वालिटी मैन्योर हो गई। तो दीज आर नॉन एज अ व्हाट, रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ठीक है, और ये क्या है, नॉन कन्वेंशनल है। ठीक है, समझ में आया आपका। इसके बाद आपकी आती है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे समझो कि टाइडल एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर that convert the energy obtained from tides into useful form of power, mainly electricity। ठीक है, अब इसको देखो ये कैसे है। ठीक है इसका नाम टाइडल, लेकिन ये जनरेट किससे होती है, ये भी वाटर से जनरेट होती है, वाटर से जनरेट होती है। अब देखो, आपने अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे हाइड्रो पावर वाले में यहाँ पे क्या था, वाटर था। ठीक है, ये मान लो आपका एक कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया के बाद यहाँ पे ये आपका एक आ गया, यहाँ पे आपका एरिया आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपकी, आपने यहाँ पे एक गल्फ बना दिया और ये जो है एक डोर बना दिया आपने। ठीक है, यहाँ पे आपका एक डोर आ गया। ठीक, अब आपको जब भी यहाँ पे क्या होगा, पानी चाहिए होगा, तो आप क्या करोगे, इस डोर को ओपन करोगे। यहाँ पे जैसे ही टाइड, ठीक है, ये ओशियन है पूरा, ओशियन है पूरा, समुद्र है, यहाँ पे जैसे ही टाइड जो है तेज होंगी या कम होगी, ठीक है, पानी की जो उथल पुथल है, ठीक, वो ज्यादा होगी, तो क्या होगा, पानी अंदर आ जाएगा। पानी सारा अंदर आया, जैसे ही पानी अंदर आया तो क्या हो गया, इस पे जो टरबाइन आपको दिख रही है, इस पे प्रेशर बना, इस पे क्या बना, प्रेशर बना, प्रेशर बना। प्रेशर बनते ही क्या हुआ, ये प्रेशर बनते ही इसने क्या किया, हीट जनरेट की। हीट जनरेट करने से क्या हो गई, आपकी इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म हो गई। इलेक्ट्रिसिटी एक पावर जनरेशन हो गई। ठीक है, जैसे ही फिर आपने क्या किया, इसको बंद कर दिया। जैसे ही इसको बंद कर दिया तो आपने यहाँ पे क्या कर लिया, वाटर रिजर्व कर दिया, वाटर रिजर्व कर लिया। ठीक है, उसके बाद जैसे ही पीछे क्या हो गई, लो टाइड हो गई, हाई टाइड हुआ तो पानी अंदर आ गया। पानी अंदर आ गया, आपने पानी को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। तो हाई टाइड से भी क्या हो गया, इस टरबाइन पे प्रेशर बना, पावर जनरेट हुई। ठीक है, उसके बाद जैसे ही क्या हो गया, टाइड्स क्या हो गई, लो हो गई, लो टाइड हो गई। लो टाइड होने के बाद आपने जो अंदर स्टोर किया हुआ पानी था उसको क्या किया, उसको फिर से वापस यहाँ पे भेजा ओशियन में। तो उसके बाद भी जब ये वाटर प्रेशर से बाहर जाएगा, ऐसा तो जाएगा नहीं। तो जैसे ही इस पे प्रेशर पड़ा तो ये टरबाइंस क्या हुई, वापस से रोटेट हुई। तो जैसे ही रोटेट हुई तो फिर दोबारा से क्या हो गया, फिर दोबारा से पावर जनरेशन हो गई। तो ये जो टाइडल एनर्जी होती है, टाइडल एनर्जी बेसिकली सन और मून की डायरेक्शंस पर जो है निर्भर करती है। उसके अकॉर्डिंग जो है हाई टाइड और लो टाइड होता है, मतलब जो ज्वार भाटा आता है, ठीक है, जो ज्वार भाटा, जो वेव्स आती हैं ओशियन में, वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी मून और सन की, ठीक है, पोजीशंस पे होती हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो हुआ, आपने क्या किया, पानी को अंदर लिया, पानी को अंदर लिया प्रेशर से, तो भी टरबाइन रोटेट हुई, पावर जनरेट हुई। जैसे ही आपने हाई टाइड लो टाइड हुई, आपने पानी को बाहर किया, तो पानी को बाहर करने के लिए फिर वापस से वो क्या हुआ, टरबाइन रोटेट हुई, टरबाइन पे प्रेशर पड़ा, टरबाइन के प्रेशर पड़ते ही क्या हुआ, आपकी पावर जनरेशन हुई। तो इसी तरह से क्या होता है, आपका लो टाइड और हाई टाइड का आप इस्तेमाल कर करके इन टरबाइन पे जो प्रेशराइज पड़ता है, तो उससे भी क्या होती है, आपकी टाइडल एनर्जी रिलीज होती है, टाइडल एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, उसके बाद आपका आया इन द इंडिया गल्फ ऑफ खंबात। सबसे ज्यादा कहां पर है ये आपका, गल्फ ऑफ खंबात में। ठीक है, कहां पे, गुजरात में। उसके बाद द गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात, on the western coast, and the Gangetic Delta in Sundarban region of West Bengal provide ideal conditions for the utilizing tidal energy। तो इंडिया में ये कहां कहां पर है, आपकी गल्फ ऑफ खंबात में है, गल्फ ऑफ कच्छ में है। ठीक है, गुजरात के पास, जो कि कौन सा एरिया पड़ता है आपका, वेस्टर्न कोस्टल एरिया पड़ता है। और गंगा, जो गंगा डेल्टा बनाती है आपका, ठीक है, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा जो बनता है,
वो सबसे ज्यादा क्या कराता है आपकी आइडल कंडीशन, सबसे ज्यादा टाइडल्स कहाँ पे आते हैं आपकी वेस्ट बंगाल में, सुंदरबन डेल्टा में आते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा टाइडल एनर्जी आपकी रिलीज होती है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका आता है जियोथर्मल। नेक्स्ट आपकी आती है जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, जो कैसे होती है आपकी, अभी हमने वहां पे पढ़ा था ना थर्मल पावर एनर्जी, तो उसी तरह से ये भी जियोथर्मल ही है। ठीक है, व्हेन हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, सपोज करो इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज नॉन एज जियोथर्मल एनर्जी। सपोज अब क्या है, ये अर्थ है, ठीक है, आपको ये अर्थ दिखाई दे रही है, तो अर्थ के सबसे नीचे क्या है, आपके कोर में मैग्मा है। ठीक है, उसके बाद आपकी यहाँ पे क्या होगी, अब मैग्मा है तो यहाँ की जो लेयर होगी वो कैसी होगी, गर्म होगी, ठंडी तो होगी नहीं। फिर उसके ऊपर क्या है आपका वाटर है। अब जब ये गर्म है, ये गर्म है, यहाँ पे भी जो है लेयर वो गर्म है, तो यहाँ के ऊपर जो पानी है वो कैसा होगा, वो भी गर्म होगा। राइट, अब आप सपोज दैट करो कि आपने गैस जलाई, आप पानी तो ऐसे रखोगे नहीं ना गैस के ऊपर डायरेक्टली, तो वो तो बुझ जाएगा। ठीक, आपने सपोज करो कि किसी बर्तन में पानी रखा, ठीक है, तो गैस है नीचे, गैस जल रही है नीचे, बेशक आपने किसी बर्तन में पानी रखा, लेकिन उसका सरफेस अगर गर्म होगा तो अंदर का पानी तो गर्म होगा ना। तो सेम उसी तरह से जब ये जो सरफेस है हॉट रॉक है, ये गर्म है पूरी, इसके ऊपर से पानी जब जा भी रहा है तो वो क्या है, ये हॉट वाटर है। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, इससे पानी हम कैसे जनरेट करेंगे। ठीक है, सपोज दैट ये जो अर्थ का कोर है, ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे क्रीक होते हैं, ठीक है, क्रैक्स होते हैं। हाँ, यहाँ पे ये क्या है, अर्थ में थोड़े बहुत क्रैक्स हैं, तो इन क्रैक से ये जो निकल रही है आपकी लेयर, ठीक है, जो हीट यहाँ से जनरेट हो रही है, जो थोड़ी बहुत यहाँ से जनरेट की जा रही है हीट को, तो उससे क्या होता है, यहाँ पे टरबाइन जनरेशन होती है। ठीक है, टरबाइन जनरेट हुई, यहाँ पे क्या हुआ, उस हीट से ये टरबाइन क्या हो रही है, गर्म हो रही है, गर्म हो रही है इस स्टीम से। ठीक है, इसकी स्टीम से यहाँ पे क्या हो रही है, हीट निकल रही है। ठीक, तो उसी तरह से इन इंडिया जियोथर्मल एनर्जी इज हार्शेंड फ्रॉम पार्वती वैली नियर मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश। कहां पर है इंडिया में ये जियोथर्मल प्लांट आपका, पार्वती वैली में, कहां पे, मणिकरण के पास हिमाचल प्रदेश में, और दूसरी आपकी पुंग वैली जो कि लद्दाख में है, जो कि क्या है, लद्दाख में है। अब ऐसा नहीं है कि कई बार क्या होता है कि कई तालाब होते हैं, ठीक है, कई तालाब होते हैं तो उसमें क्या होता है आपके गर्म पानी होता है, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे किसी ने हीटर लगा दिया है तो इस वजह से उसका पानी गर्म है, ऐसा नहीं है। अर्थ है, अर्थ के सरफेस में कुछ क्रैक्स होते हैं, तो उन क्रैक्स के जरिए वो जो स्टीम बाहर आ रही है, जो पावर उसमें से निकल रही है, जो हीट उसमें से निकल रही है, उसकी वजह से वो जो पानी है वो क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है, वो जो पानी है वो गर्म हो जाता है। इसी वजह से इसी तरह की क्या है, हम एनर्जी का यूज करते हैं जिसमें क्या आपकी जियोथर्मल एनर्जी निकलती है। ठीक है, जो हम पानी से और ये जो गर्म आपकी इलेक्ट्रिसिटी है उससे जो स्टीम्स निकल रही हैं उससे यूज की जा रही है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका आता है कि अब हमने पढ़ा था सारे रिसोर्सेज हैं, अब हम सारे रिसोर्सेज का अगर यूज कर लेंगे तो हमारे लिए बचेगा क्या, कुछ भी नहीं। तो उसका क्या कंजर्वेशन करना जरूरी है, उसका क्या कंजर्वेशन करना जरूरी है, क्यों जरूरी है। एवरी सेक्टर ऑफ नेशनल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, कमर्शियल एंड द डोमेस्टिक नीड्स, इनपुट्स ऑफ एनर्जी, सभी चीजों के लिए हमें एनर्जी चाहिए, सभी चीजों के लिए एनर्जी चाहिए। कोई भी एक चीज बता दो जो विदाउट एनर्जी चलती हो, चाहे आपका प्लांटेशन हो, चाहे आपको खुद चल के कहीं जाना हो, कोई कमर्शियल कोई बिजनेस करना है, या इवन आपको घर में खाना ही बनाना है, आप कुछ मत करो, आपको अगर घर में खाना भी बनाना है तो भी आपको एनर्जी की जरूरत है ना, तो वो कहाँ से आएगी अगर हम सारे रिसोर्सेज को यूज कर लेंगे तो उसी के लिए क्या है, देयर इज एन अर्जेंट नीड टू डेवलप अ सस्टेनेबल पाथ फॉर एनर्जी डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल का मतलब होता है वो जो हमेशा रहे, जिसका कोई अंत नहीं हो। ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया था, कन्वेंशनल सोर्सेस को जब हम यूज कर लेते हैं, जो हमारे ओल्ड टाइम पीरियड पे यूज किया जाता था, लकड़ी है ना, कोल्स, ठीक है, गैसेस, अगर हम इसको यूज कर लेंगे तो वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी, वो क्या होगी आपकी, खत्म हो जाएंगी। राइट, लेकिन अगर हम कुछ ऐसी चीजों का यूज करें जो हमेशा रहेंगी, जो हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी क्या रहेगा, यूजफुल रहेगा, तो उसलिए हमें क्या करना है, ऐसे सस्टेनेबल सोर्सेस को बचाना है और ऐसे सस्टेनेबल सोर्सेस का डेवलपमेंट करना है। कैसे,
here are some way that each one of us can contribute to save energy resources. और इन एनर्जी रिसोर्सेस को बचाने के लिए हम सबको क्या करना है, कंट्रीब्यूशन करना है, अपना योगदान देना है. सपोज करो आपने क्या किया, चलो पहले इसको पढ़ते हैं. यूजिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स. ठीक है, हम सबको क्या करना चाहिए, हम सबको क्या करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करना चाहिए. क्यों? क्योंकि अब अगर हम इंडिविजुअल व्हीकल्स यूज करेंगे तो क्या होगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा. अब जब पेट्रोल ही खत्म हो जाएगा, तो जब चीजें खत्म हो जाएंगी, तो देखो पेट्रोल है, अभी आपने देखा था पेट्रोल है, पेट्रोल महंगा हो गया. क्यों हो गया? अब कितना भी महंगा हो जाएगा, लेकिन जब जरूरत है, नीड है, इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको 500 रुपए लीटर भी कर दोगे तो भी लोग खरीदेंगे, तो भी लोग खरीदेंगे. ठीक, राइट. उसी तरह से नेचुरल गैस है, गैस है, जैसे ही गैस के सिलेंडर अभी कितने में मिलते हैं, 1000 रुपीज में मिलता है. ठीक है, लेकिन अगर आप उसको 2000 में भी बेचोगे तो भी लोग खरीदेंगे. क्यों? क्योंकि नीड है. तो उसी तरह से अगर हम इन सभी सोर्सेस का इस्तेमाल इसकी जरूरत के अकॉर्डिंग करें, जिससे कि उसकी क्या हो, कमी नहीं आए. अगर चीजें रिसोर्सेस में कमी आएंगी, डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा है तो वो क्या, उनके प्राइस इंक्रीज होंगे, प्राइस इंक्रीज होंगे तो जितने भी ये पुअर पीपल्स हैं, ठीक है, या मिडिल क्लासेस पर्सन है, या डेली वेजेस वाले लोग हैं, वो कहाँ से लेकर आएंगे. ठीक है, कैसे सस्टेन करेंगे वो अपनी लाइफ को, नहीं कर सकते. तो उसके लिए हमें क्या करना है, थिंक करना है, एक्ट करना है और सेव करना है. ठीक, कैसे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने हैं, जिससे क्या होगा, इंडिविजुअल जो हमारी व्हीकल है उस पे हमारी नीड खत्म हो जाएगी. भाई अलग अलग अपनी गाड़ियां लेके जाएंगे ना, तो उससे भाई पॉल्यूशन होगा, ना ही पेट्रोल इतना ज्यादा यूज होगा. ठीक है, तो ये, और ना ही क्या होगा, ना ही ज्यादा से ट्रैफिक होगा. ठीक, तो इसी तरह से, बट उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि गवर्नमेंट ऐसी चीजें क्या है, फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएं जिनसे कि क्या हो, ये सारी चीजें रिसोर्सेज को सेव करने में हेल्प हो. ठीक, उसके बाद आपका दूसरा आता है स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज. ठीक, ये तो हम सबको करना चाहिए. अगर आपको यूज नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, तो आप उसको क्या करो, बचाओ, उसको स्विच ऑफ कर दो. अब आपके घर में 4 रूम्स है, लेकिन आप सारे मिलकर एक ही रूम में बैठे हो, तो बाकी के 3 रूम की लाइट जलाने की क्या जरूरत है, आप उनको बंद कर दीजिए. ठीक है, दूसरी चीज, चार्जर लगे हुए हैं. ठीक है, चार्जर सभी, ये हरकत सभी करते हैं. आपके घर में 5 फोन है, ठीक है, आपने पांचों को लगा दिया. ठीक, कई बार हम क्या करते हैं, बाहर जा रहे हैं, फोन निकाला चार्जर में से, स्विच ऑफ नहीं किया, वो वैसे ही प्लग इन में लगा हुआ है, तो वो क्या हो रही है, एनर्जी वेस्ट ही तो हो रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है ना. तो वही चीज है. तो ये सारे थोड़ा सा स्मार्ट आर्ट करने की जरूरत है, थोड़ी सी स्मार्ट लाने की जरूरत है. ठीक है, स्मार्टनेस लाने की जरूरत है, तब जाके कुछ होगा, अदरवाइज ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला. ठीक है, उसके बाद यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस, जैसे आजकल क्या होता है, आपने देखा होगा कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने जा रहे हैं तो उसमें स्टार्स लगे होते हैं कि ये 5 स्टार है, ये 4 स्टार है, ये 3 स्टार है. तो उससे क्या होता है कि वो पावर सेविंग, कितनी वो पावर कंज्यूम करता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कितनी सेव करता है, उसके लिए होता है. ठीक है, तो उसके बाद आपका आता है यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा यूज करना, जो क्या कहते हैं अभी, आपकी विंड एनर्जी को यूज करना, जियोथर्मल यूज करना, सोलर प्लांट्स यूज करना. आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इसीलिए सोलर प्लांट्स यूज हो रहे हैं, सोलर लाइट्स लग रही हैं सबके यहाँ पे, इसी वजह से कि आप ये इलेक्ट्रिसिटी है ना जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना, वेस्ट करते हो, उसको हम बचाया जा सके. ठीक है, समझ में आया? सो थैंक यू सो मच. ये चैप्टर हुआ फिनिश. इसके बाद मिलते हैं इनके क्वेश्चंस पे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.